नमस्कार। इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। कल की क्लास में हमने देख लिया था कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा है, मतलब कि उनका पदानुक्रम, वर्ग व्यवस्था, मातृसत्तात्मक समाज, खान पान, वेशभूषा आदि के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज उसके आगे की बिंदु पे चलते हैं कि हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तीन आधार स्तंभ थे: कृषि, पशुपालन और व्यापार। कृषि, जिसमें देखा था कि हमने कि कृषि 9 प्रकार के कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। फिर देखा था कि कौन से कृषि फसल के कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। फिर देखा था कि सिंचाई के साधन क्या थे। फिर हमने देखा था कि इसके बाद में देखा था कि हड़प्पा कालीन जो पशुपालन था, कौन कौन से पशुओं को पालते थे, मतलब कौन कौन से पशु उनको लोकप्रिय थे, क्या क्या किन किन के बारे में जानकारी मिली हमें, वो देखा। फिर उसके बाद देखा कि हड़प्पा कालीन व्यापार व्यापार देखा कि किन किन वस्तुओं का आयात करते थे, किन किन वस्तुओं का निर्यात करते थे। फिर हमने उसमें चर्चा की थी कि उनके बंदरगाह स्थल कौन कौन से थे आदि के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उस टॉपिक को फिर से एक बार नोट करते हैं कि हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी। फिर उसके बाद में करते हैं हड़प्पा कालीन प्रशासन, कि हड़प्पा का प्रशासन कैसा था। फिर उसके बाद में देखेंगे छोटे अन्य विशेषताएं और देखेंगे भाई हड़प्पा कालीन कला कैसी थी। जैसे उद्योग उद्योग प्रचलित थे, मुहरें प्रचलित थी। जैसे कि हड़प्पा काल की जानकारी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत क्या है जानकारी का, वो पता है आपको। मुहरें प्राप्त होती हैं, मुहरों से आदि शिव की आदि के बहुत सी अंकन मिलते हैं, वो मुख्य स्रोत है। तो हम लिखना शुरू करते हैं आज यहाँ पे कि कृषि क्या शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग को डालते हैं हमने हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था। हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था, तो इसमें देखते हैं हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था का के मूल आधार कृषि, पशुपालन, व्यापार था। ठीक है, ठीक है। क्या आज के जमाने में देखते हैं कि सभी जो चलता है समाज होता है, उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है, जीवन यापन का आधार क्या होता है, यही होते हैं। कृषि होती है, पशुपालन होते हैं, व्यापार होते हैं, उद्योग होते हैं। ठीक है, तो उसी समय भी ऐसे ही थे। तो सबसे पहले बात नोट करते हैं कि यहाँ से कृषि के किन किन कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा से 9 कृषि फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन सी आपने देखी थी? गेहूं, जौ, चावल, सरसों, चना, चना के अलावा मटर, कपास। कपास पता है कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है हमें? आलमगीरपुर और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बाजरा, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। और इसके अलावा और किसके साक्ष्य मिले हैं? किसके साक्ष्य मिलते हैं? तिल के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? तिल। ठीक है, और अन्य साक्ष्य मिलते हैं जैसे हमें खरबूज आदि के साक्ष्य भी, तरबूज आदि के साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन वो कृषि फसलें नहीं थी। ठीक है, अम्ल आदि आज भी नहीं है वो कृषि फसलें। तो कौन सी थी? ये थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फसलों के साक्ष्य मिलते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं चावल। चावल की साग से कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें? चावल की साग से मिलते हैं हमें लोथल से, रंगपुर से, हड़प्पा से और कालीबंगा से। कहाँ कहाँ से मिलते हैं? लोथल, रंगपुर, हड़प्पा और कालीबंगा से। हड़प्पा और कालीबंगा। फिर दूसरा देखते हैं गेहूं। गेहूं की साग से कहाँ से मिलते हैं हमें? गेहूं की साग से मिलते हैं हमें मेहरगढ़ और हड़प्पा से। तीसरे कहाँ से मिलते हैं? तीसरा देखते हैं जौ की साग से कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें? मेहरगढ़, बनावली और हड़प्पा। मेहरगढ़, हड़प्पा और बनावली। ठीक है। 4 नंबर पे देखते हैं गेहूं, चावल, गेहूं जो देख लिया। फिर तीसरा देखते हैं तिल। तिल के साग से कहाँ से मिले हमें? बनावली से। कहाँ से मिले? बनावली से। फिर देखते हैं तिल के बाद में सरसों। सरसों के साग से कहाँ से मिले? बनावली से और कालीबंगा से मिले। फिर देखते हैं सरसों के बाद में बाजरा। बाजरे साग से देखते हैं हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि लोथल, रंगपुर और सुरकोटला से मिलते हैं। किसे मिलते हैं? लोथल, रंगपुर और सुरकोटला, मतलब गुजरात से मिलते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं 7 नंबर पे कपास। कपास की साग से कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो और आलमगीरपुर। ठीक है, ये बातें देख ली हमने कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का पहला स्तंभ देख लिया, कृषि। क्या देखा? 1 नंबर हेडिंग डाल लो, कृषि। और कृषि में देख लिया हड़प्पा काल में 9 प्रकार की कृषि थी। कौन कौन सी फसलों की साग से हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में देखा कि हड़प्पा वासी कौन सी फसलों से नहीं जानते थे। नोट, रागी व ईख। ईख से हड़प्पावासी अपरिचित थे। क्या थे? अपरिचित थे। फिर उसके बाद में देखा कि हड़प्पा काल में सिंचाई के क्या साधन थे। सिंचाई के साधन देखा कि कुएं, तालाब और नहरों से होती थी। ठीक है, कहाँ से होती थी? तालाब और नहरों से होती थी, कुओं से नहीं होती थी। फिर देखते हैं कि सिंचाई। कृषि, इसी में डाल लेते हैं सिंचाई। सिंचाई कहाँ कहाँ से होती? नहरों के माध्यम से, नहरों द्वारा और तालाबों से। ठीक है, नहरों से कहाँ होती थी? रंगपुर और सोरथपुर। वही है रंगपुर। तालाबों से कहाँ होती थी? धौलावीरा। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा काल में कटाई कटाई किसी जाती थी? कटाई के लिए पत्थर के हसिया
का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद देखा था हमने कल क्लास में, उसके बाद कि कृषि के बाद देखा था पशुपालन। क्या देखा था? पशुपालन की हड़प्पा सभ्यता के वासी कौन कौन से पशुओं के बारे में जानकारी रखते थे? पशुपालन। पशुपालन में हमने देखा था कि हड़प्पा वासियों का प्रिय पशु था एक श्रृंगी बैल। सर्वाधिक उपयोगी पशु था बैल। फिर उसके बाद में देखा कि पवित्र पशु देख लिया, सर्वाधिक उपयोगी पशु देख लिया। इसके अलावा और कौन कौन से पशुओं का पालन करते थे? वो करते थे ऊंट, भेड़, बैल, बकरी, सुअर और हाथी। हाथी विशेष रूप से कहाँ पे पशुपालन किया था? लोथल, गुजरात के अंदर। ठीक है। फिर हमने देखा ऊंट के साक्ष्य हमें कालीबंगा मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, ये देखा था। फिर हमने देखा कि हड़प्पा वासियों के जैसे मोहरों के ऊपर व्याघ्र, भैंसा और गेंडे के साक्ष्य मिले, तो वो उनसे भी परिचित थे। लेकिन हड़प्पा वासियों की मोहरों पर ऊंट, शेर और गधे के साक्ष्य नहीं मिले, तो मतलब हड़प्पा वासी इनसे अपरिचित थे। किनसे? ठीक है, तो पहले ले लेते हैं हड़प्पा वासियों का पवित्र पशु एक श्रृंगी पशु। ठीक है। दूसरा, हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक उपयोगी पशु वृषभ या बैल। ठीक है। फिर तीसरे देखा कि हड़प्पावासी कौन से पशुपालन करते थे? कौन कौन से करते थे? गाय, भेड़, बकरी, ऊंट। ऊंट के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऊंट के साक्ष्य मिले कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा कौन से? हाथी। हाथी कहाँ से? गुजरात से। गुजरात के लोग हाथी पालते थे। ठीक है। परिचित नहीं थे किन पशुओं से? परिचित नहीं थे, वो थे सिंह, शेर, अश्व और गधा। इन पशुओं के साक्ष्य हमें मोहरों से प्राप्त नहीं होते, तो इस आधार पे हर विद्वान कहते हैं कि ये हड़प्पावासी इन पशुओं से परिचित नहीं थे। वैसे हड़प्पा से गाय के साक्ष्य नहीं मिलते मोहरों से, लेकिन हड़प्पावासी में बैल मिलता है, बैल की मोहरें मिलती हैं, तो गाय भी होगी, सीधी सी बात है। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि गाय के पशुपालन करते थे। फिर हमने देखा पशुओं में इतना ही था। फिर उसके बाद में तीसरा बिंदु चलता है इसमें व्यापार। क्या? हड़प्पावासी कौन कौन से व्यापार करते थे और किन किन स्थलों से किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे। ठीक है। तो हड़प्पावासी व्यापार आप आंतरिक और बाह्य दोनों थे। आंतरिक मतलब आंतरिक क्षेत्र में था हड़प्पा का एक स्थल से अन्य स्थलों में। दूसरा बाह्य व्यापार मतलब मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, इसके अलावा ताम्र पाषाण स्थलों से भी व्यापारिक संबंध थे, जो आपने देखा। तो एक बार देख लिया, समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं और लिखते हैं व्यापार। पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया, अब तीसरे स्तंभ पर चलते हैं व्यापार। क्या लिखते हैं? व्यापार। तो सबसे पहले लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं व्यापार। व्यापार आंतरिक
आंतरिक भी थे और बाह्य भी था। बाह्य जैसे हड़प्पा के अन्य स्थलों से और अन्य सभ्यताओं से, अन्य सभ्यताओं से, जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया आदि। ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि हम व्यापार में क्या क्या था यहाँ पे। जैसे हम मोहरों को, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य जानकारी स्रोत मोहर है, हमें पता है। फिर हमने देखा कि हड़प्पा से कौन कौन से, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। इसके अलावा लोथल से फारस की मोहर मिली है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की मोहरें कहाँ से मिली है हमें, मेसोपोटामिया के उर, निपुर और तेल असमार से मिली है। ठीक है। तो एक बार लिखते हैं कि नोट डालो, नोट, हड़प्पा की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, मोहर। ठीक है। फिर देखते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थलों से बाह्य सभ्यताओं की मोहरें प्राप्त हुई है। कहाँ कहाँ से हुई है? पहली मोहनजोदड़ो प्लस कालीबंगा, किसकी प्राप्त हुई? मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर, मोहर प्राप्त हुई है। फिर दूसरी लोथल, लोथल से किसकी प्राप्त हुई है? फारस की मोहर है। ठीक है। फिर हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया के, मेसोपोटामिया के उर, निपुर और तेल असमार से प्राप्त हुई है। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? और निपुर और तेल असमार से प्राप्त हुई है। जहां तक हमने देख लिया। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया के समान ही है, क्या है, एक श्रृंगी पशु और कुब्बड़ वाला बैल, उसके साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? मेसोपोटामिया से मिलते हैं। फिर उसके बाद में देखा कि उर शहर से तांबे के श्रृंगदान मिले। क्या मिले हैं? तांबे के, तांबे के श्रृंगदान, मतलब आभूषण जिसको रखते हैं ना महिलाएं, वो श्रृंगदान, श्रृंगार करने के लिए। इसके अलावा निपुर और इन तीनों स्थलों से क्या मिले? मनके भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के। फिर मेसोपोटामिया की अभिलेख में मेलोआ शब्द का प्रयोग हुआ है। वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? सिंधु के लिए। यहाँ पे लिख लो, मेसोपोटामिया पोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सिंधु क्षेत्र से
साम्यता रखता है। किसे रखता है? सिंधु क्षेत्र से साम्यता रखता है। फिर हमने देखा उसके बाद में कि हड़प्पा वासियों की निर्यातित वस्तुएं क्या थी, आयातित वस्तुएं क्या थी। आयातित वस्तु में हम जानते हैं कि आयात कौन कौन सी, महंगी धातुओं और विलासी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। पहले भी किया जाता था, आज भी किया जाता है। परफ्यूम वगैरह, इसके अलावा आभूषण, इसके अलावा महंगी धातुएं, सोना चांदी आदि का आयात किया जाता था। फिर इनसे जैसे तांबे के उपकरण, इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात किसे जाता? कपास, अनाज, मनके और तांबे और कांसे से निर्मित वस्तुओं का। ठीक है, तो देखते हैं आयातित वस्तुएं क्या थी और निर्यातित वस्तुएं क्या थी। तो अब देखते हैं हड़प्पा की आयातित वस्तुएं क्या थी और निर्यातित क्या थी। निर्यात किन किन का किया जाता था? अनाज, कपास, मनके, अनाज, कपास, मनके और कांस्य व ताम्र वस्तुओं का क्या क्या जाता था? निर्यात। फिर देखते हैं कि आयात किन किन का किया जाता था। आयात करते थे महंगी धातुएं, जैसे सोना, चांदी और विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, क्या आयात करते थे? वस्तु। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सा आयात कहाँ कहाँ से किया जाता था। तो सबसे पहले लिखते हैं आयातित वस्तुएं। आयातित वस्तुएं कौन कौन सी थी? सोना, चांदी और क्या थी? शीशा, टिन, शीशा, टिन, लाजवर्द और नीलमणि, फिरोजा और तांबा। ठीक है, तो सोना कहाँ कहाँ से था? ज्यादातर अफगानिस्तान, ईरान, इनसे होता था। ठीक है, कहाँ से था? ईरान, अफगानिस्तान, एक कर्नाटक क्षेत्र से होता था। ठीक है, कर्नाटक, कोलार की खानों से। ठीक है, वर्तमान में भी जहाँ से होता है। ठीक है, चांदी भी कहाँ से था? ईरान, अफगानिस्तान। शीशा भी कहाँ से होता था? ईरान, अफगानिस्तान। टिन कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान। आपके याद रह जाएगा मुश्किल, ये चारों दो थे। सोना, चांदी, शीशा और टिन ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। लाजवाब कहाँ से करता था? बदखसा कहाँ से? अफगानिस्तान में है।
और ये भी कहाँ से था, बदखसा अफगानिस्तान था। ठीक है। फिरोजा ईरान से, सिर्फ कहाँ से, ईरान से। और तांबा आपको पता है गणेश्वर और खेतड़ी, दो स्थानों से आयातित किया जाता था। इसके अलावा शंख कोड़िया गुजरात और सौराष्ट्र प्रांत से, 9 नंबर लिख लो। शंख कहाँ से होते, गुजरात और सौराष्ट्र प्रांत से। फिर यहाँ पे नोट लगा लो, नोट मतलब हड़प्पावासी लोहे से अपरिचित थे। क्या, हड़प्पावासी लोहे धातु से अपरिचित थे। अतः हड़प्पावासी तलवार से भी क्या थे, अपरिचित थे। ठीक है। ये देख लिया हमने इनके व्यापार। फिर देखते हैं आंतरिक व्यापार पशु बैलगाड़ी से और बाह्य व्यापार नावों के द्वारा होता था, जो हमको अन्य स्थलों से जानकारी मिलती कि कौन कौन सी से कहाँ से होता था। ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन कौन से थे। इनके प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे भाई। विदेशी व्यापार होता था तो स्थल से भी होता था और जल मार्ग से भी होता था। प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे। प्रमुख बंदरगाह स्थल, पहला देखा था लोथल, जहां से गोदियार की साक्ष्य मिले। इसके अलावा और कौन कौन से थे, गेंडोर, बालाकोट, अल्लादीन। कौन कौन से थे, सुत को गेंडोर, बालाकोट और अल्लादीन। ठीक है। ये प्रमुख बंदरगाह स्थल थे। ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं कि हड़प्पाकालीन राजनीतिक पक्ष कैसा था। ये हमारा हो गया हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था। क्या होगी, हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि हड़प्पाकालीन राजनीतिक पक्ष कैसा था। तो हड़प्पाकालीन राजनीतिक पक्ष में हम सीधे साक्ष्य नहीं मिलते कि उनका प्रशासन कैसा था। हमें उनके नगर नियोजन के आधार पर ही हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से क्या क्या या फिर प्रशासन कैसा था। जैसे हड़प्पा वासियों में 2 टीलों में विभक्त था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले में हमने देखा था कि विशिष्ट जन रहते थे, मतलब पुरोहित वर्ग रहता था। तो क्या कयास लगाए जाते हैं कि हड़प्पा वासियों का प्रशासन पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित किया जाता होगा, जिसे एएल बासम ने क्या कहे कि यहाँ पे कौन सा प्रशासन था, धर्मतंत्रीय राजतंत्र। किस आधार पे, पुरोहित वर्ग के आधार पे। कैसा था, एएल बासम ने क्या कहा, किसके आधार पे, पुरोहित वर्ग के साक्ष्य नगर नियोजन के आधार पर मिलता है। तो उनके आधार पर क्या कहते हैं कि हड़प्पा वासियों का प्रशासन था वो कैसा था, धर्मतंत्रीय राजतंत्र, जिसे क्या बोलते हैं, अन्य नाम से जानते हैं उसे थियोसेंट्रिक और ऑलिगोर्फिक नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा देखते हैं कि हड़प्पा का प्रशासन प्रतिनिधि प्रशासन के द्वारा संचालित था। किसके द्वारा, प्रतिनिधि प्रशासन के द्वारा संचालित। ऐसा कौन से विद्वान कहते हैं, मेकी। किस आधार पे, हड़प्पा कालीन व्यापारिक संबंधों के आधार पे। किसके आधार पे, व्यापारिक, जैसे व्यापार संचालन नियम करते थे वैसे ही उनका प्रतिनिधियों में चुनाव किया जाता था और प्रतिनिधि द्वारा हड़प्पा का प्रशासन चलता था। फिर तीसरा देखते हैं कि किसने कहा, एक मत मिलता है कि मध्यम जनतंत्रीय मध्यम वर्गीय जनतंत्र के द्वारा, मतलब मध्यम वर्ग के द्वारा यहाँ का प्रशासन संचालन किया जाता था। ऐसा किसने कहा, व्हीलर ने कहा। फिर हमने देखा एक मत और था कि हंटर कहते हैं कि यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन के स्थान पर कैसा किसका शासन था, प्रजातंत्र का संचालन था। और प्रजातंत्र प्रजा ही शासन करती थी। फिर इसके अलावा एस आर राव ने कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी
विश्व की प्रथम महान साम्राज्य था। कौन सा था? विश्व का प्रथम महान साम्राज्य किसने कहा? एसआर राव ने कहा। तो ये देखा हमने हड़प्पा का प्रशासन। तो कल इसको लिखेंगे, एक बार फिर रिवीजन करेंगे, और उसके बाद कल की क्लास में हड़प्पा सभ्यता की अन्य बातें जैसे मन के शिल्पकला कौन सी थी, अंक कौन कौन से अंकों से प्रचलित थे वो, और उसके अलावा हड़प्पा के पतन के कारण कौन कौन से थे, उनकी व्याख्या के साथ अपनी ये हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।